तो प्लेगरिज्म एक है, कई तरह के जो आजकल प्रॉब्लम्स हैं रिसर्च में, प्लेगरिज्म इज वन ऑफ देम। सो हम शुरू करते हैं इस चीज को। ये आप महिला को देख रहे हैं, ये एलिजाबेथ एनी होम्स है। ये 30 in his 30s she became billionaire। ये अरबपति महिला थी। आजकल everybody is talking about having startups, having your own ventures। So establish her own venture known as Theranos। थेरानोस एक बहुत ही क्रांतिकारी टेक्निक लेके आई थी। हम आप सभी बीमार होते हैं तो पैथोलॉजी जाते हैं, ब्लड सैंपल देते हैं और वहाँ पे कुछ डायग्नोसिस होती है, आपको पता चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। थेरानोस की टेक्नोलॉजी ये थी कि शी क्लेम्ड कि एक ड्रॉप ब्लड से हम सब बता देंगे, everything from cancer or cancer। So it was a very revolutionary technology। Not much blood is required। आप जाएं, आपके सामने 5 ml 10 ml ब्लड निकाल लेते हैं, सब कुछ होता है। So इस टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक ड्रॉप ब्लड की जरूरत थी और लगभग 400 से ज्यादा टेस्ट परफॉर्म करने का इनका दावा था। At that time technology was not mature and it never became mature। वो बाद में हुई भी नहीं। काफी पैसा इन्होंने कमाया, लगभग $10 बिलियन की इनकी वेंचर रही। And all big people, Soros to Bill Clinton to everybody, they invested in her company Theranos। उन्होंने सभी ने उनकी कंपनी में ये पैसे लगाए और you can see they accumulated, they amassed more than $7 million from market से उन्होंने इतने ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टर्स से पैसे एक्युमुलेट किए, जो बाद में सब पता चला कि सब फ्रॉड है। नथिंग हैपेंड। 2022 में इन देवी जी को लगभग 12 साल की कैद हो गई, तो फ्रॉड करने के जुर्म में। और ये काफी सेलिब्रेटेड केस था। इस पे आप देखेंगे बैड ब्लड सीक्रेट एंड लाइज इन सिलिकॉन वैली स्टार्टअप, जॉन कैरिरो की ये किताब जो उन्होंने थेरानोस के स्कैंडल पे लिखा, द ड्रॉप आउट। ये ड्रामा सीरीज है जो आप तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं। और दूसरी जो पिक्चर है द इनोवेटर, एलेक्स गिबनी ने ये सिनेमा भी बनाया इनके ऊपर। तो इतना पॉपुलराइज ये स्कैंडल था और खास बात क्या थी कि सब फ्रॉड है। न ऐसी मशीन कभी बनी, न ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कभी आई। और इसका अंत ये हुआ कि काफी कम उम्र में इनको जेल भी हो गई। और शुरू में तो यहाँ पर भी एक इंडियन एंगल, शुरू में तो इन्होंने अपना सारा दोष उनके उस समय के जो बॉयफ्रेंड थे सनी बलवानी, उनके ऊपर सारा दोष दे दिया कि I was so young, so immature that it was Sunny Balwani who influenced me to do all these kind of things। तो उन्होंने सारा दिया, but later on she was found guilty। तो ये चीजें, तो ये एक केस है, बहुत से केस हैं। आप अगर आप गूगल करें तो तमाम ऐसे हाई फाई केसेस मिलेंगे जहाँ पे बड़े बड़े लोग जा रहा है। देश के विदेश के एक जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे रॉबर्ट मुगाबे, उनकी वाइफ थी ग्रेस मुगाबे, उनका केस है। उनकी पूरी थीसिस, चूंकि वो राष्ट्रपति की पत्नी थी तो सब चुरा उड़ा के निकली गई थी। आजकल ये काफी इशू है। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री थे बेटल, उनका डिजर्टेशन 2 पेज छोड़ के सब प्लेगराइज्ड था।
अभी ईयू की चेयरपर्सन है उर्सुला वॉन डर लाइन, उनके ऊपर ये सब चार्जेस हैं। अपने देश में बहुत बड़े बड़े लोग इंक्लूडिंग भारत रत्न CNR राव, सबके ऊपर कहीं ना कहीं प्लेगरिज्म के चार्जेस हैं। ये बहुत ट्रिकी इशू है। एज ए रिसर्चर, एज ए सुपरवाइजर, आप सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अब ये पढ़ाने बताने का उद्देश्य ही नहीं है, ये हमारी समस्या क्या रही, सालों साल आपने देखा है, हम कितने भी रूल रेगुलेशन बनाए, एज ए ह्यूमन बीइंग हम हमेशा इसको तोड़ने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। और आप जितने टूल्स भी देखते हैं, चाहे वो आप पेपर सबमिट करते समय ऑथेंटिकेट में जाएं, टर्निटिन में जाएं, ट्रिलबिट में जाएं और कुंड में जाएं, आप जिस किसी को भी लें, ये ट्रू सेंस में प्लेगरिज्म डिटेक्शन की टूल नहीं है। ये वास्तव में क्या है, सिमिलैरिटी के टूल है, और वो भी लैंग्वेज सिमिलैरिटी डिटेक्शन के टूल है, जो कि अपने में भी एक प्रॉब्लम है। वो क्यों प्रॉब्लम है हम लोग डिस्कस करेंगे। खास करके हमारे लिए और भी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज मेनी ऑफ अस आर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। हम ज्यादातर लोग अंग्रेजी जानने वाले बहुत लोग नहीं हैं, तो हमारे पास ऐसे ही लिमिटेशन है लिखने की। तो उस प्लेगरिज्म से कैसे बचें, या है क्या? तो ऑलमोस्ट इतने बड़े बड़े नाम, सारी समस्याओं के बीच में ये है क्यों, वाई सो, क्या किया जाए? हमारा आपके बताने का भी उद्देश्य यही है कि शायद आप समझ सके तो कम करें। कई बार हम बहुत से लोग होते हैं, आप कुछ बातें करते हैं तो आजकल के जमाने का नई पीढ़ी की एक और भी समस्या है, अरे बड़ी बड़ी बातें, बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। तो क्या किया जाए? छोटी छोटी बातें की जाए। अगर बड़ी बातें न की जाएं तो क्या किया जाए? छोटी छोटी केवल बुराई वाली बातें, बेकार की बातें, यही किया जाए, क्योंकि वो आपको अच्छा लगेगा, सब चीज गॉसिप की तरह। तो बड़ी बड़ी बातें करने का भी एक आवश्यकता है। एटलीस्ट आपको कंटिन्यूअसली रिमाइंड कराया जाए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए, इस चीज को सोचिए। ये कभी नहीं रुक सकता, प्लेगरिज्म या कोई भी इस तरह की चीजें कभी नहीं रुक सकती जब तक आप उसे रोकने की इच्छा नहीं रखते। और आप रोकने की इच्छा रखें तो यूजीसी और मिनिस्ट्री सभी का ये प्रयास है कि आप जान सकें कि ये क्या है। तो हम ये क्यों होता है, तो ये लिखा हुआ है कि हम सभी को सुख सुविधा सारी चीजें चाहिए। नाम है, शास्त्रों में भी हमारे तीन पाप के कारण बताए गए कि कोई बात नहीं, हो जाए। 3 तरह के पाप के कारण बताए गए हैं, धन संपत्ति, पुत्र और तमाम आप जानते हैं। तो ये सब होता क्यों है? आप आज के समय में एक बड़ा कारण है, नाम होना चाहिए। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप परेशान रहते हैं, पैसे से क्या होता है, कोई हमको जान नहीं रहा है। तो लेट अस डू समथिंग वेरी ब्रेकिंग, कुछ हम बहुत ब्रेकिंग काम कर दें। तो आप बहुत सा पाते हैं कि आजकल बहुत सी ब्रेकिंग चीजें होती है। पुलिस प्रशासन सभी परेशान है, कोई गाड़ी पे चढ़ के फोटो खिंचवाता है, कोई कहीं चढ़ के, थोड़ा अच्छा नहीं हो सकता तो थोड़ा बुरा हो, थोड़ा हमारा नाम आए। तो नाम का होना भी आजकल की एक बड़ी समस्या है। सो वी ऑल वांट मटेरियल कंफर्ट, हेल्थ, रिस्पेक्ट फ्रॉम पीयर्स। आप ये भी चाहते हैं कि आपके दोस्त मित्र आपको बहुत इज्जत दें। तो ये सारी चीजें जो हमारा चाहने की इच्छा है, बहुत कुछ विदाउट रियलाइजिंग आवर रियल पोटेंशियल, हमारी क्या क्षमता है, क्या चीजें हैं, हम बहुत सी चीजों को जानने जाते हैं। इनफैक्ट गीता में आप सभी कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कर्म करिए। तो ज्यादातर केसेस में, सारे केसों में जब आप कर्म करेंगे तो कुछ पाप भी होगा। ऐसा नहीं संभव है कि आप बहुत सा काम करें और पाप न हो। अब निष्कर्म आप काम करेंगे तो हो सकता है पाप न हो, लेकिन वो सब चीजें अचीव करना बड़ा मुश्किल है कि आप, तो जो भी आप काम करेंगे उससे समस्याएं हैं, आपकी इच्छाएं पैदा होंगी जो जेन्युइन है। अगर ये इच्छाएं और ये सारी चीजें नहीं होती तो हमें क्या जरूरत थी इतनी खोज करने की? जीवन तो बैलगाड़ी वाले दौर में भी अच्छा चल रहा था। अगर आप उनसे पूछेंगे तो दे वर हैप्पी एट दैट टाइम। आज आपको लगता है कि वो जीवन बेकार था। ये सारी चीजें हैं। तो कई, अब यहाँ पे हम पैराडॉक्स पे हैं
कि एक तरफ इच्छाओं से इतनी समस्याएं भी हैं, और बिना अगर इच्छाएं न हो, इच्छाओं के बगैर तो जो सांसारिक तरक्की देखते हैं, द मुंडेन वे ऑफ लिविंग, ये चीजें नहीं आगे बढ़ पाएंगी। तो इसमें रिफॉर्म कैसे किया जाए कि इच्छाएं भी हों और अच्छे आउटकम्स भी हों। तो द सेंट्रल पॉइंट इज कि हाउ आवर एंड्स एंड गोल्स, हम जो चाहते हैं वो समाज के साथ, हमारे साथ कैसे हार्मनी में हो, वो समाज के लिए भी अच्छा हो, हमारे लिए भी अच्छा हो। ये चीज हमको जानने की जरूरत है। दो मिलते जुलते टर्म्स हैं जिनको आप यूज करते हैं, मोरालिटी एंड एथिक्स। मोरालिटी इंडिविजुअल कैरेक्टर है, और इथिक्स जो होता है ये सोसाइटल, कम्युनिटी का कैरेक्टर है, पर्टिकुलर प्लेस में। फॉर एग्जांपल, हम रिसर्च में इथिक्स की बात कर रहे हैं, मोरालिटी आपके इंडिविजुअल है, इसीलिए कई बार नीचे देखेंगे कि कई बार इसकी आलोचना होती है कि मोरालिटी क्या है, क्या नहीं है। और हमारा आज का सारा प्रयास होता है कि हम एक यूनिवर्सली फिट डिफिनेशन पे जा सके। क्या हम कोई ऐसी परिभाषा, ऐसी चीज खोज सकते हैं जो यूनिवर्सली सबके लिए एप्लीकेबल हो? क्योंकि तो हमारी जरूरत क्या है, मोरालिटी हो, इथिक्स हो। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी या साइंस की बात करेंगे तो वी विल टॉक मोर अबाउट इथिक्स, लेस अबाउट मोरालिटी, बिकॉज मोरालिटी इज इंडिविजुअल कैरेक्टर। ओके, दो इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व इन, यू नो, an individual is a part of community, so that is there. तो जो यूनिवर्सल चीजों को खोजने की हमारी इच्छा है, कोहेरेंट मॉरल प्रपोजिशन, तो इसमें कई बाधाएं आती हैं। जैसे एक सबसे बड़ी चीज है मॉरल निहिलिज्म। निहिलिज्म यानी नकार देना किसी चीज को कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं, मॉरलिटी नाम की कोई चीज नहीं, व्यर्थ की चीज है, इसको खोजना भूसे में रुई खोजने के बराबर है, नहीं खोजिए, कोई मॉरलिटी की बात नहीं है। और मॉरलिटी को फिर आप कहेंगे कि रिलेटिविज्म है, मॉरल रिलेटिविज्म, यानी एक कल्चर का मॉरलिटी, एक का मॉरलिटी दूसरे के मॉरलिटी में अंतर है, जो आप कई बार एक दूसरे के ऊपर उसको इम्पोज करते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। सो हमारा एक मॉरल क्या है, इसकी एक परिभाषा खोजने में, एक नॉर्म खोजने में, जो ऐसी धारणाएं, चाहे वो मॉरल निहिलिज्म हो, मॉरल रिलेटिविज्म हो, ये एक बड़ी बाधा है। क्योंकि हम हर चीज को, जबकि आज हमारा उद्देश्य क्या है, हम इवन ह्यूमन राइट्स में यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि जो सब देश काल सबसे परे होकर के लागू हो सके। कुछ हम ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएं जिनको लेकर के हम आगे चल सकें। तो क्या ऐसी चीजें होंगी? तो ऐसे जो आइडियाज हैं, जो जहां ये कहा जाता है कि समाज, कल्चर, इन सब से मॉरलिटी डिफर करती है, तो हमको ये सब प्रयास नहीं करना चाहिए। मॉरलिटी का कोई एक नाम खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर हम आ जाते हैं इथिक्स पे। तो फिलॉसफी आप सभी जानते हैं, हमारा फिलॉसफी, ओरिएंटल फिलॉसफी इज डिफरेंट फ्रॉम ओसिडेंटल फिलॉसफी। पश्चिम के फिलॉसफी से थोड़ी चीजें हमारी अलग हैं। हमारे लिए फिलॉसफी का दूसरा मतलब होता है, संस्कृत में कहा जाता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जा सके वही दर्शन है। तो देख तो आंख से भी रहे हैं आप, तो जो आंख से परे देखा है, आंख से परे भी देख सके आप, तो आंख से परे कैसे देखेंगे? यहाँ से अमेरिका देखना है तो आप कैसे देखेंगे? तो आंख से तो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन मन से आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। तो ये फिलॉसफी, विजडम, ये सब की बातें हैं। तो कई स्कूल हैं फिलॉसफी के, तो हम इथिक्स भी उसमें से एक है, या इसको हम और बोलते हैं मॉरल फिलॉसफी की कहते हैं। इथिकोस, रिलेटिंग टू वंस कैरेक्टर। और ये है क्या, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना, खास करके लास्ट, एंड रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये सारी चीजें हमारे दो ही विचार पे डील करती हैं, सही क्या है और गलत क्या है। सारी बातें हम इसी पे कर रहे हैं। इथिक्स रिसर्च का हो, इथिक्स किसी का हो, सही क्या है, गलत क्या है, एक ही सेंट्रल हमारा पॉइंट है।
तो जो हमने पहली बात कही कि ये सारी समस्या की जड़ कहाँ है, कि आज हम दुनिया में हर जगह कहते हैं वैल्यू का क्राइसिस है। तो ये वैल्यू का और मॉरल फिलॉसफी का एक हिस्सा है एथिक्स, एक छोटा सा, जब आप खास करके ओसिडेंटल पश्चिम के फिलॉसफीज को पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें डिफाइन की हुई है। क्या एड्रेस करता है? एड्रेसेस क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन मॉरलिटी बाय डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट सच एज गुड एंड इविल। अगर आप एथिक्स की बात करते हैं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, राइट एंड रॉन्ग, गुण क्या है, गलत दोष क्या है, वर्च्यूज एंड वाइसेस एंड जस्टिस एंड क्राइम, ये सेंट्रल थीम्स हैं जिसपे पूरी की पूरी हमारी एथिकल कंसिडरेशन बेस्ड है। इसके दो में आप कह सकते हैं कि हिस्से हैं फिलॉसफी में। एक इसका थ्योरेटिकल हिस्सा है जिसे हम कहते हैं मेटाएथिक्स। इट रेफर्स टू हाउ देयर ट्रूथ वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड। थ्योरेटिकल हिस्सा सिंपली किसी चीज के दो हिस्से होंगे, एक थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल या अप्लाइड जो हिस्सा होता है। तो आप बहुत सी चीजों की थ्योराइज करते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं और उसके आधार पे क्या क्या चीजें हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो इस आधार पे मेटाएथिक्स आप इतना ही याद रखिए कि ये इसका थ्योरेटिकल हिस्सा है। नॉर्मेटिव, जहां पे आप नॉर्म्स रूल्स ये सब चीजें करते हैं, प्रैक्टिकल हिस्सा है। और अप्लाइड एथिक्स आप सब कहते हैं, हम सब तो जानते हैं, लेकिन हमारी किसी चीज को अप्लाई करने में एक बड़ी समस्या समाज है। ये बात होती है कि अगर समाज खुद नैतिक नहीं रहेगा तो हम कितने नैतिक रहेंगे। ये समाज की प्रॉब्लम है कि वो अच्छे और बुरे में भेद नहीं करता, अच्छे को रिवार्ड नहीं देगा, बुरे को पनिश नहीं करेगा, तो सब केवल कागज की बातें हैं। तो तीसरा हिस्सा जो है अप्लाइड एथिक्स, व्हाट अ पर्सन परमिटेड टू डू इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन और पर्टिकुलर डोमेन ऑफ एक्शन। अब रिसर्च ही है। अब अगर आपके बगल में पड़ोस में आप देख रहे हैं, पड़ोस की लैब है, वहां छापने की मशीन लगी हुई है। आप साल में 1 पेपर छापेंगे, 2 पेपर छापेंगे, आपका पड़ोसी 10 तो छाप देगा तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। कैसे कैसे चलेगा? अंत में तो हमको नौकरी पाने के लिए वही सब लगाना है और हमारी ईमानदारी हमारे लिए बड़ी बाधा। तो ये अप्लाइड एथिक्स का हिस्सा है। ये एक सोसाइटी एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपको करने कितना दे रहा है। तो ये 3, और जो हमने कहा कि डिबेट किस पे है कि क्या कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन है, तो कॉन्टेक्स्ट से परे कोई क्राइटेरिया है, यूनिवर्सल क्राइटेरिया एथिक्स का है। सो या एथिक्स एब्सोल्यूट है, जैसा है उसी तरह, यू कैन नॉट चेंज इट, और इट्स अ फ्लेक्सिबल वन, वो चेंज हम कर सकते हैं। तो ये बातें आपको मैं बता चुका हूं। असली चीज क्या है कि हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, और इसमें सही क्या है, गलत क्या है, और इसके 3 फ्रेमवर्क है, द 3 मेन व्यूज और फ्रेमवर्क टू डिफाइन मॉरल एक्शन। आप अपने एक्शन को कैसे बताते हैं कि ये एथिकल है या अनएथिकल है। तो फिलोसॉफिकली इसके 3 हैं। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, परिणामवाद आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम किस चीज एथिकल है या नहीं एथिकल है, इसको हम कैसे जज करते हैं ऑन देयर कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम पे, कि इसका परिणाम। अब उस परिणाम में एक भी हो सकता है यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगिता, ये चीज उपयोगी है या नहीं है। तो अगर बहुत उपयोगी है तो या इस उपयोग एक परिणाम है, दैट्स अ टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। तो ये अगर आपको उपयोगी है तो हम कैसे मानेंगे कि आप खुश हैं कि नहीं है। हालांकि अब ये बड़ा फ्लूइड कॉन्सेप्ट है, आपके लिए बहुत सी चीज उपयोगी है, फोन उपयोगी है, अब फोन रख के आप खुश हैं कि नहीं है, ये डिबेटेबल इशू है। बट एनीवे, हैप्पीनेस से हम आजकल हम हर चीज को करते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स भी पहले हम मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए कई इंडेक्सेस, आजकल तो आप पढ़ते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जहाँ पे कई इंडिसेस हैं, तमाम तरह की चीजें हैं जिससे हम मेजर करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बाद अब हम हैप्पीनेस इंडेक्स पे आ गए हैं।
तो डेवलपमेंट इंडेक्स में हम अच्छा करें ना करें, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत अच्छा करता है, और उसके कारण हमारे कल्चरल रूट्स हैं। इसका कारण ये नहीं है कि हमारे पास एकाएक सब कुछ बढ़ गया, वो हमारा सोचने का तरीका है कि थोड़े में भी हम थोड़ा खुश हो लेते हैं। तो और बहुत से लोग हैं जिनको बहुत कुछ है तब भी खुश नहीं होते, तो ये प्रॉब्लम है। और कई तरह के, हमने तो आपको एक यूटिलिटेरियनिज्म बताया, कई तरह की कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की थ्योरीज हैं जिससे हम ये जज करते हैं कि ये चीज इथिकल है या नहीं इथिकल है। तो ये प्रॉब्लमेटिक अप्रोच है। डियोंटोलॉजी, ये हम थोड़ी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे। इसका आधार क्या है? अकॉर्डेंस विद वंस मॉरल ड्यूटी। ये आपको समझना है कि आपका नैतिक कार्य क्या है, नैतिक ड्यूटी क्या है समाज के प्रति। हैं? अच्छा है बुरा है वो तो अलग बात है, अच्छा होने से हर चीज अच्छा नहीं होती, मैंने आपको बताया। लेकिन ये थोड़ी सी, और ये चीज आई जर्मन फिलासफर थे, आप में से जो सोशल साइंस के जानते हैं, इमानुएल कांट के विचारों से इस थ्योरी का है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेदर आर नॉट अ चॉइस रिस्पेक्ट द मोरल एजेंसी ऑफ अदर पीपल रिगार्डलेस ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। आप थोड़ा दूसरों की भी, ये मॉरली सही है नहीं है आप सोचिए, दूसरों की भी अधिकारों को ध्यान में रखिए, दूसरों के भी। आज हम सभी कहते हैं मेरा अधिकार, कहते हैं ना हर बात में, तो आपका अधिकार कुछ नहीं है। आपका अधिकार जैसे आपका अधिकार है वैसे दूसरों का अधिकार है। आपका अधिकार अगर दूसरे के अधिकारों का हनन करता है तो उसका कोई केवल पॉलिटिकल लिमिट है, वो अनअचीवेबल चीज है। वर्च्यू एथिक्स, ये एजेंट जो है उसके मॉरल कैरेक्टर पे, संस्कृत में एक कहावत है, महाजना ये नगता सपंथा। बड़े लोग जिस रास्ते पे जाते हैं वही श्रेष्ठ रास्ता है। तो यहां हम कैसे करते हैं, the morally right action is the action that a virtuous person performs and that follows from his or her virtues। यहाँ पे बड़े हमारे पूर्वज अच्छे लोग क्या करके गए हैं, क्या अच्छा है, हम थोड़ा सा उसको भी इन्वॉल्व करते हैं। अपने को ये जज करने के लिए हम सब क्यों कर रहे हैं, ये जज करने के लिए कि कोई कार्य इथिकल है या नहीं है। अब हम थोड़ा थोड़ा अपने विषय तो फिलॉसफी थी, अब हम सभी पढ़ते हैं साइंस क्या है। अब ये तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, साइंस क्या है। आप में से बहुतों को पूछने पे साइंस क्या है, आप कहेंगे विषय है। साइंस क्या है, तो जो पुराना रटे होंगे वो बोलेंगे कि किसी विषय का सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ये सब चीजें साइंस है। क्या साइंस बहुत स्पेसिफिक है, बहुत बड़ा है, क्योंकि 70s ऑनवर्ड्स एक आंदोलन चला ऑलमोस्ट पश्चिम से ये भी कि हर विषय को साइंस लिखा जाने लगा। पॉलिटी बिकेम पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी बिकेम सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स बिकेम इकोनॉमिकल साइंस, तमाम तरह के साइंस। तो क्या साइंस कुछ बहुत अपने में बहुत अलग तरीके की चीज है, या साइंस लिख देने से ही कोई चीज बहुत सही हो जाएगी है? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों मानते हैं कि साइंस सब कुछ है? अब बहुत सी चीजें हैं। एक सबसे पॉपुलर डिबेट जो आप सुनते हैं, समझते हैं कि रिलीजन और साइंस को लेकर के एक डिबेट होती है। कई नए साइंटिस्ट जो होते हैं वो बहुधा इस बात को गाली देते हैं कि धर्म और विज्ञान बहुत अलग अलग चीजें हैं। एक बिलीफ सेंटर्ड है, वो कहता है ये है चीज, ये विश्वास करिए। आपका धर्म यही नहीं कहता है कि ये मान लीजिए। डिबेट हालांकि ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट कुछ चीजों को, दो तरह के धर्म हैं, कुछ बहुत डॉगमेटिक हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, वो विवादास्पद विषय है। दूसरी चीज साइंस है, जहां पे आप क्या कहते हैं कि ये बिलीफ बेस्ड नहीं है, फैक्ट बेस्ड है, आपको तथ्य चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये कहना वो भी ऐसा नहीं है कि वो भी बिलीफ बेस्ड नहीं था। खास करके हमारा कल्चर ऐसा नहीं था। भारतीय कल्चर में हमारा जो पुराना ट्रेडिशन है वो बिलीफ आधारित नहीं है। पर्टिकुलरली हिंदुइज्म को लेकर के ऐसी बातें नहीं है कि जहां आपको कहा जाता है
ये बहुत वेल स्टैब्लिश्ड फैक्ट्स है। हिंदूज आर सीकर्स। वो सही क्या है, धर्म क्या है, ये जानने की बात करते थे, मानने की बात नहीं है। इसीलिए ट्रू हिंदुइज्म, उसमें तीनों फेसेट्स हैं, मोनोथेइज्म है, पेगानिज्म है, पॉलीथेइज्म है, और हाँ वो भी है, वो भी चीजें हैं। अब आप हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी देखेंगे तो उसमें वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि ये कंटिन्यूम है, रिलीजन साइंस, एक से दूसरे की पैदाइश हुई, दोनों का उद्देश्य था अपने अगल बगल जानना। आप सब चीज किस लिए पढ़ते हैं? जानने के लिए ही पढ़ते हैं ना। क्या जानने के लिए पढ़ते हैं? नेचर, प्रकृति और ब्रह्म, यही तो जानने के लिए पढ़ते हैं। तो हमारा उद्देश्य ज्यादा प्रकृति को जानना है, ब्रह्म तो दार्शनिक और ये सारे लोग जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेट उसका उद्देश्य यही है। तो साइंस भी वही है, साइंस भी नेचर को एज ए बॉटनिस्ट में क्या जानना चाहते हैं? पौधे, उनका प्रकार, मॉलिक्यूलर जीन्स से लेकर के उनकी इकोलॉजी तक कैसे वो रहते हैं, तो ये नेचर को ही जानना है ना। आप फिजिक्स क्या करते हैं? फिजिक्स क्या है? नेचर में जो कुछ हो रहा है, फिजिक्स इज नॉलेज ऑफ नेचर एंड नेचुरल प्रोसेस। प्रकृति और प्रकृति से जुड़े हुए जो प्रोसेस, इसी को जानना फिजिक्स है। तो ये कंटिन्यूम है, ऐसा नहीं है। और सोशल साइंटिस्टों को छोड़ करके साइंटिस्ट कभी इसमें डॉगमेटिक नहीं रहे। डॉगमेटिक मतलब वो ये कभी नहीं बहुत दृढ़ता के साथ कहते थे ईश्वर है या नहीं है, वो हमारा विषय ही नहीं है। हमारा विषय नहीं है ईश्वर है या नहीं है। हम इस पे हैं कि ये चीजें कहाँ से आई हैं, किधर को जाएंगी, क्या इसे गवर्न करता है। वो अभी तक हमारी जो स्थिति है वो हमारे जानने के बियॉन्ड है। तो हम उसके होने न होने पे, आप किसी भी बड़े साइंटिस्ट को देखेंगे जिसने कुछ वर्थवाइल कंट्रीब्यूट किया है, दे नेवर डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। कुछ लोग जरूर रहे, खास करके डार्विन के आने के बाद इस पे चीजें चली, खैर उसको छोड़ दीजिए। हमारा जो मानना है, तो साइंस एक पर्टिकुलर वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, किसी ज्ञान को प्राप्त करने का एक अलग तरीका है। जैसे उसके कुछ गुण हैं, जैसे एक गुण है ऑब्जेक्टिविटी। साइंस में ऑब्जेक्टिविटी होती है, आपको जो जानना है वही जानिए। चांद पे आपको कहा जाएगा कि चांद पे निबंध लिखिए, तो आप यही लिखेंगे कि ये उपग्रह है, इसका उपग्रह है, ये है, वो है। यही बात दूसरे को कही जाएगी सब्जेक्टिव वे में, तो आप लिख डालेंगे चांद हमारा मामा है, उसका चेहरा इतना सुंदर है, उतना सुंदर है। दिस इज अ सब्जेक्टिव वे ऑफ इंटरप्रेटिंग थिंग्स। आप मेन चीज तो एक, हमारे लिए मेन चीज एक लाइन है कि वो एक उपग्रह है, उसके इतने दिनों में ये लगाता है, ये सब। बाकी आप दो तीन पेज का एक आर्टिकल लिख देंगे सब्जेक्टिव हो करके और ये सब चीजों पे। तो साइंस का एक वस्तुनिष्ठता एक गुण होती है कि वो आप उन्हीं चीजों पे बात करें। और भी उसके तौर तरीके होते हैं, जिससे एक हमने आपको बताया कि सबसे जो अपीलिंग आइडिया है वो ये है कि हम एविडेंस आधारित हैं। तो आपको ये अपील करता है कि ये एविडेंस है। ऐसा नहीं है कि पुरानी जो चीजें थी वो एविडेंस पे आधारित नहीं थी, लेकिन हम ये मानते हैं। तो एक कहावत है, चार्टरिस ने कहा, बर्नार्ड चार्टरिस ने कहा कि हम दूर बहुत इसलिए देख सकते हैं क्योंकि हम बड़े लोगों के कंधों पे खड़े होकर देखते हैं। यानी आपका आधार जितना मजबूत होगा, आप उतनी ही दूर तक चीजों को देख सकते हैं। सो हम मानते हैं कि आज की दुनिया में एक मोटा मोटी ये है कि साइंस जो है ये एक जाइंट शोल्डर की तरह है, जो आपको ज्यादा बेहतर चीजों को देखने, समझने और इसमें हेल्प करता है। लेकिन ये एक तरह का मानना है, मैं फिर कहता हूँ, ये कुछ अपने विषय केंद्रित आत्ममुग्ध लोगों का ऐसा सोचना है। ये हकीकत हो, हर प्रकार का ज्ञान श्रेष्ठ ही है, जो आपको दुनिया के बारे में कुछ सोचने समझने का। एक वैज्ञानिक के लिए ये 3 नॉर्म्स हैं जिनको ट्रेडॉय ने किया कि कोई काम वैज्ञानिक है या नहीं है, साइंटिफिक वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंड रिक्वायर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ नॉर्म्स। इंटरनल नॉर्म्स हैं, एक्सटर्नल नॉर्म्स हैं। इंटरनल नॉर्म्स क्या हैं? जहां समाज का, हम साइंस किसके लिए करते हैं? समाज के। अल्टीमेटली समाज, कोई भी चीज समाज के लिए है, लेकिन जहां समाज का इंटरफेरेंस ना हो,
साइंस कर, मैं स्वेच्छा से जो चीजें कर रहा हूँ, इंटरनल नॉर्म्स, नो इंटरेक्शन विद सोसाइटी, कैन नॉट बी इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो इंडिविजुअलिस्टिक नाम, इसमें क्या आते हैं, इंटरनल नॉर्म्स या इंडिविजुअलिस्टिक नॉर्म्स हैं, उसके एग्जांपल्स हैं, आप सब जानना चाहते हैं। ट्रूथ सीकिंग, टेस्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, कोहेरेंसी, सिंप्लिसिटी, ये इंडिविजुअलिस्टिक नॉर्म्स हैं। सोशल नॉर्म्स क्या हैं, ओपननेस, ओपन माइंडेडनेस एंड ऑनेस्टी। हम आगे देखेंगे क्या साइंस कम्युनिकेशन में जब हम पेपर लिख रहे हैं तो ये नॉर्म्स कैसे फिट होते हैं वहां पे। दूसरा लिंकेज नॉर्म्स, जो सोसाइटी और इंटरनल नॉर्म्स को लिंक करते हैं कि क्या साइंटिस्ट, क्या समाज साइंटिस्ट को अच्छा काम करने की, उसके मन के काम करने की छूट देता है, ये नहीं देता है। जैसे आप सभी लोग जो साइंस के हैं, आज क्लोनिंग की बात होती है तो आप जानते हैं, आप में से जो है कि कॉन्सेप्चुअली इट इज पॉसिबल टू क्लोन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को क्लोन करना संभव है, लेकिन दुनिया भर में इसको रोका जाता है कि हमारी कोई जरूरत इस बात की, हम बिना क्लोन किए तो इतने ज्यादा हैं, अब अगर क्लोन होने लगेगा तो और गंभीर समस्या हो जाएगी, देयर इज नो नीड टू, तो उसको रोका गया है, समाज उसको रोकता है कि इसकी जरूरत नहीं है। यानी ये एक्सटर्नल और इंटरनल नॉर्म्स को लिंक करता है। एक्सटर्नल से मतलब समाज, इंटरनल मतलब वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट, और जो लिंक करे, ये तीन नॉर्म्स होते हैं जो साइंस करने के को कैरेक्टराइज करते हैं। इसी तरह से इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स की बात होती है, तो ये बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, रॉबर्ट के मर्टन, 1942 में इन्होंने 4 नॉर्म्स दिए इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करने के लिए। उन्होंने 73 में उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, किताब लिखी उन्होंने, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, शिकागो प्रेस से छपी। तो उन्होंने ये किताब लिखी जहां उन्होंने ये 4 इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स के बारे में बात की कि एक संस्थान को, एक जगह, एक संस्थान को साइंस और साइंटिफिक रिसर्च और इसको प्रमोट करना है तो इन 4 नॉर्म्स की बातें होनी चाहिए। कम्युनलिज्म या कम्युनिज्म उन्होंने बात कही थी, ये मर्टन के टर्म्स नहीं है, बाद के लोगों ने, जिसको बाद में एक्सटेंड भी किया गया, जैसे कई लोगों ने उसमें ओरिजिनलिटी और ये सब टर्म्स भी जोड़ दिए कि ये सब होते हैं। तो 4 एक्रोनाइम्स में उसे कुडोज बोलते हैं। कम्युनलिज्म, यूनिवर्सलिटी, डिसइंटरेस्टेडनेस एंड ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। यूनिवर्सलिटी या कम्युनलिज्म या कम्युनिटी क्या है, बेसिकली कम्युनिज्म, इसको इसलिए उस समय लोगों ने बदल दिया कि आप जानते हैं कम्युनिस्ट एक आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो साइंटिस्ट इन सब चीजों से बड़ा बचते हैं कि हमारे ऊपर आरोप न लग जाए कि हम इस पर्टिकुलर चीज से प्रभावित हैं। तो उन्होंने उस कम्युनिज्म शब्द को बाद में कम्युनिज्म क्या कहता है कि जो आप साइंस करते हैं, साइंस जो है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, साइंस फॉर ऑल, साइंस फॉर ऑल। अब ये क्या है, जैसे आप बहुत सा काम करते हैं, आपके पेपर छप गए, सब छप गए, आप आजकल पेपर छापते होंगे तो 2 तरह की मोड आपको मिलते हैं। एक फायरवॉल प्रोटेक्टेड मोड, जहां पे आप जिस जर्नल में पेपर छापते हैं वो अगर आप रिप्रिंट लेंगे तो कुछ पैसा मांगेगा। आजकल उससे भी बेहतर क्या है, ओपन एक्सेस पब्लिकेशन आप करते हैं, जहां पे एज ए ऑथर आप कुछ पे कर देते हैं। आपके पे करने की वजह से वो जो सारे पेपर हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। आप जाइए, आप डाउनलोड कर लीजिए, सभी लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये किस चीज से आया है, इस आइडिया से आया कि साइंस फॉर ऑल, जो साइंस समाज का जो आप कर रहे हैं अपने लैब में, इंस्टीट्यूशन में, इट शुड बी ओपन फॉर ऑल। कम्युनिस्ट भी कहते थे कि संपत्ति सबकी है, केवल एक व्यक्ति की नहीं है। एक व्यक्ति के पास ज्यादा हो गया तो ले लीजिए, दूसरों में दे दीजिए, बांट दीजिए। तो ये एक वहां से था। यूनिवर्सलिटी, यानी पहले में इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि कोई सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए। कम्युनिज्म में जो एक मेन इशू है, सेंट्रल इशू है कि साइंस में सीक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं होती। इंस्टीट्यूट्स को ये होना चाहिए कि वो प्रमोट करे, ओपन नॉलेज को प्रमोट करे कि सब आपने जो काम कर दिया, इट इज अवेलेबल टू ईच एंड एवरीवन।
यूनिवर्सलिटी क्या है, डिसइंटरेस्टेडनेस क्या है, और ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म क्या है। मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है, इसी से आज का साइंस गवर्न होता है। यूनिवर्सलिटी क्या है, ये हम आप सभी कहते हैं, आप में से इतने लोग हैं जो पेपर ऊपर कभी पढ़ते हैं, स्टूडेंट। आजकल का रिसर्चर तो पेपर ऊपर पढ़ता नहीं, उसका ज्यादातर बोध ये है कि हमारा सुपरवाइजर कुछ कर देगा, हम लिख देंगे, हमारा काम। आज अगर आप पढ़ेंगे तो आजकल साइंस में बड़ा डिबेट है कि साइंस बड़ा बायस्ड है, इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, जेंडर बायसनेस है, इसमें पर्टिकुलर गरीब देशों के प्रतिनिधित्व बड़े कम हैं, ये सब बातें आती है ना। इस कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, उस कम्युनिटी के लोग नहीं हैं। इट शुड बी यूनिवर्सल। आपके पेपर का जज इस आधार पे नहीं होना। साइंस शुड नॉट बी जज्ड बेस्ड ऑन ऑल दीज ट्रेट्स, इट शुड बी जज्ड यूनिवर्सली। पेपर कंटेंट के आधार पे, साइंस के आधार पे जज होना चाहिए, न कि इन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा, किसने लिखा, ये मेरा परिचित है, वो मेरा परिचित नहीं है। इट शुड बी यूनिवर्सल। डिसइंटरेस्टेडनेस, आप साइंस क्यों करते हैं? हमारा नाम हो जाए, हमारा नाम हो जाए, हमको बहुत अवार्ड्स मिल जाए। तो इंस्टीट्यूशंस की ये जिम्मेदारी नहीं है, नॉट फॉर सेल्फिश पर्पज। अब ये डिबेटेड इश्यूज भी हैं, सेल्फिश पर्पज के लिए नहीं। साइंस इंस्टीट्यूशन का काम है कि इस तरह से प्रमोट करे कि वो पर्सनल रिकॉग्निशन और इस तरह की बातों से न रहे। इट शुड नॉट बी इंटरेस्टेड वन, पर्सनली इंटरेस्टेड वन, रादर डिसइंटरेस्टेड। बात मेरी समझ में आई? ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म, एक बड़े फ्रेंच फिलोसोफर होते थे, अभी नाम याद आ जाएगा तो आपको बता दूंगा। वो ये कहते थे कि हमें हर चीज पे शक करना चाहिए। आप में से किसी को याद आ जाए तो बताइएगा, बहुत फेमस थे। हाँ, रेने देकार्त कहते थे कि हमें हर चीज पे शक करना चाहिए। उनके कहने का मतलब थोड़ा सा ज्ञान को लेकर के था, ऐसा नहीं कहना था कि व्यक्ति पे शक करिए, उन पे शक करिए, उन पे शक करिए, ऐसा उनका मतलब नहीं था। ज्ञान को लेकर के जो प्रपोज किया जाता है, जो आपसे कहा जाता है, यू शुड ऑलवेज बी स्केप्टिकल अबाउट इट्स रेलेवेंसी, कि ये चीज सही है या नहीं है। दिस इज हाउ साइंस प्रोग्रेसेस। अगर आप एक ही चीज मान लीजिए, बाबा जी ने जो कहा वही सच है, तो बात खत्म हो गई। देन थिंग्स विल नॉट प्रोग्रेस। जब सब कुछ कह ही दिया तो हमको कहने की क्या जरूरत है? तो कहते थे कि स्केप्टिसिज्म होना चाहिए। यहाँ ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म की बात है। आप जो कहते हैं इसको कहाँ अप्लाई होता है? आप पेपर भेजते हैं, आपसे पूछा जाता है ना पीयर रिव्यूड है कि नहीं है। इट शुड बी रिव्यूड, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, एनालाइज्ड, स्क्रूटनाइज्ड बाय पीपल, लोगों के द्वारा। आप रेफरी के द्वारा आपका कार्य स्क्रूटनाइज्ड होता है। तो ये वो कहते थे कि ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म होना चाहिए। आपने जो कह दिया वो ठीक है, आपने अपना कह दिया, लेकिन ये सारी चीजें रिव्यूड होनी चाहिए, लोगों के ओपिनियन के लिए ओपन होने चाहिए। तो ये चार, इसे हम बोलते हैं मर्टोनियन नाम्स। ये चार नाम्स हैं इंस्टीट्यूशंस के इथोस को डिसाइड करने के लिए कि क्या, कैसे साइंस को या किसी चीज को प्रमोट करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा अपनी चीज पे आ जाते हैं। आजकल इसी पे बहुत बात है कि मिसकंडक्ट हो रहा है, साइंस में बहुत सी गड़बड़ियां हैं, साइंटिफिक इंटीग्रिटी खतरे में है, सब कुछ है। तो क्या है ये मिसकंडक्ट? फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेगरिज्म एंड अदर प्रैक्टिसेस। ये सब आपने इसमें से कुछ के नाम सुने हैं, खास करके जैसे प्लेगरिज्म और इन सब चीजों के। आप गलत करते क्यों हैं? फिर वही बात आ गई, हमने आपको बता दिया। हमने आपको क्या बताया सब आप जानते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं हमने आपको बताया जो आप नहीं जानते। ये सब जानते के बावजूद फिर भी गलत करते हैं। क्यों करते हैं?
आपको मैंने कारण बताया, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट, आप परेशान हो जाते हैं कि आपकी बगल वाली लैब से धुआंधार पेपर निकल रहे हैं, हमारी लैब से पेपर नहीं निकल रहे हैं, तो हम क्या करें, हम तो पिछड़ गए। तो पिछड़ना नहीं है, हमको बहुत लेट रखना है। और थोड़ा आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ओपन डाटा एक्सेस, ये सारी चीजों ने हमको बड़ा आसान भी कर दिया है, तमाम डाटा हमारे पास उपलब्ध है। तो जो एकमात्र कारण इस मिसकंडक्ट का समझ में आता है वो यही आता है, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट। आप अपने को, एक बड़ा मशहूर केस है पॉलमैन्स एक्सप्लेनेशन। ये एक जेंटलमैन थे, एरिक टी पॉलमैन, ये साइंटिस्ट थे, ये पकड़ गए, इनका मुकदमा चला वर्मॉन्ट अमेरिका में। लोगों ने पूछा कि भाई आपने ये क्यों किया, तो उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट आई बिलीव दैट बिकॉज द रिसर्च क्वेश्चन आई हैव फ्रेम्ड वेयर लेजिटिमेट एंड वर्थी ऑफ स्टडी। कि भाई हमने जो, आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना कोई चीज करने के लिए, कि हमने जो बनाया है ये सब अच्छा है, इसको करना चाहिए, इसका आपको फाइन, इस पे तो किसी को आप दिक्कत नहीं। इट वॉज ओके टू मिस रिप्रेजेंट माइनर पीसेज ऑफ डाटा to increase the odds that the grant would be awarded to the University of Vermont at Burlington and work I proposed to do। उन्होंने कहा कि हमको लगा, हमने बनाया, क्वेश्चन तो हमारे अच्छे थे, अब डाटा कम थे तो हमने सोचा थोड़ा मोड़ा एडजस्ट कर लें जिससे हमको ग्रांट मिल जाए। गेटिंग ग्रांट इज वेरी डिफिकल्ट नाउअडेज। आप में से जो लोग अभी करते हैं, जो खास करके टीचर्स हैं, फंडिंग पाना बहुत कठिन होता जा रहा है। वहां पर भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो अपने दोस्तों मित्रों को फंड दे देते हैं। आपके मैं ये आपकी बात कह रहा हूँ, ऐसा होता है नहीं है, ये आप अपने को समझाते हैं कि सब बेईमानी हो गया, लोगों ने अपने अपने लोगों को दे दिया, हमारी चीजों को नहीं ध्यान दिया गया, ये सब बातें होती है। ठीक, इसमें कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। तो उन्होंने कहा कि हमने क्वेश्चन बनाया ठीक था, हमको लगा कि थोड़ा सा ठीक डाटा मैनिपुलेट कर देंगे तो हमारे ग्रांट के सपोर्ट में ये डाटा आ जाएगा तो हमको मिल जाएगा ग्रांट, ठीक है। सेकंड, उन्होंने कहा कि द स्ट्रक्चर एट यूवीएम यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मॉन्ट क्रिएटेड प्रेशर, जो सब आप कहते हैं पीयर प्रेशर की वजह से, विच आई शुड है। आपका बगल वाला छाप रहा है, आप परेशान है, तो कुछ दिन तो आपने ईमानदारी से अपने को समझाया, छोड़ो दूसरे की बात, दूसरा ये सब, लेकिन ये बड़ा इंटेंस प्रेशर होता है। कभी न कभी आप पे ये हावी हो जाता है कि नहीं नहीं ऐसे तो हम बेकार हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा बट वाज नॉट एबल टू स्टैंड अप टू बीइंग एन एकेडमिक इन अ मेडिकल स्कूल सेटिंग। I saw my job in my laboratory as expendable if I were not able to produce many aspects of my laboratory including self। उन्होंने कहा कि ये सब बहुत सी चीजें थी, मुझे ग्रांट चाहिए था, मैं बहुत पीछे हो जाता। ये सब देखने के बाद जो हमारा वर्क प्लेस का प्रेशर था वो उसने हमको ये काम करने के लिए बाध्य किया कि हम थोड़ा मोड़ा मैनिपुलेट कर लें। थर्ड, उन्होंने क्या कहा, आई कैन नॉट डिनाई दैट आई वाज आल्सो मोटिवेटेड बाय माय ओन डिजायर टू एडवांस एज। हम ये भी चाहते हैं कि नवीन शर्मा को लोग सब माने कि बहुत तगड़े साइंटिस्ट हैं, या फिर डीएनए सब अन्य हैं, हम बहुत बड़े। तो ये भी एक चीज होती है कि हमको अपनी जगह बनानी है। सो आई कैन आई वाज आल्सो मोटिवेटेड बाय माय ओन डिजायर। मेरी अपनी इच्छा थी कि सब लोग मुझे जाने, तो ये भी एक कारण था। तो उन्होंने कहा ये 3 कारण थे जिससे हम बेईमानी करते हैं। आप भी सोचिए अपने बारे में, अगर आप करते हैं तो, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप सोचिए तो ये जो पर्लमैन का एक्सप्लेनेशन है ये हम सब पे फिट बैठता है। हम सभी इसीलिए बेईमानी करते हैं। अब हमने कहा कि कुछ स्पेसिफिक तरीके के मिसकंडक्ट होते हैं जो आप हम जनरली करते हैं, तो इसमें से भी देखिए, आप कोई करते हो तो देखिए, फैब्रिकेशन एंड फैल्सिफिकेशन ऑफ डाटा। अब ये क्या है, आप नीचे पढ़िए, सप्रेशन ऑफ अनवांटेड रिजल्ट। अब आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, आपका रिजल्ट बताया कि कुछ नहीं, ये चीज होनी चाहिए,
लेकिन जो आपके दिमाग में है कि अगर ये कहूंगा तो मेरी बनाई हुई हाइपोथेसिस उल्टा हो जाएगी, पेपर मेरा एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आप उसे दबा देते हैं कि नहीं नहीं ये कहता ही नहीं मेरा डाटा यही कह रहा है जो मैं कहना चाहता हूँ. So you suppress the facts, you fabricate. Actually what you do, you fabricate to get desired result. जो आप चाहते हैं. आप में से बहुत से लोग रिसर्च करते हैं, आप लिखते हैं कि आपने प्रोटीन एस्टिमेशन was done as per एक पेपर कोट कर देते हैं. भले उस पेपर के करने से आपका प्रोटीन कार्य का एस्टिमेट हुआ कि नहीं हुआ. यू लैक दैट करेज. आपको अपनी मेथोडोलॉजी पे विश्वास ही नहीं है कि मेरा डाटा या मेरी मेथोडोलॉजी या जो मैंने माइनर थोड़े मोड़े चीजों को किया है वो सही है. आप पेपर लिखते समय क्या इसमें आपकी भी उतनी गलती नहीं है, थोड़ी समस्या है चीजों में. आपको लगता है कि अगर आप ये लिखेंगे कि ये आपकी मेथोडोलॉजी है तो वो वाला रिजेक्ट कर देगा कि आप कब से अधिकारी हो गए. यू आर नॉट सपोज टू हैव दैट स्टैंडर्ड. ओके, यू हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी. आपको स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी फॉलो करना है. तो जानते हुए भी कि आपने छोटा मोटा मॉडिफिकेशन उसमें किया था, आप यही लिखेंगे कि इसी मेथड से किया है. आपने फिर दबा दिया चीजों को. तो ये एक फैल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन का केस है. ये आप सब जानते हैं. प्लेगरिज्म है, जहां अब प्लेगरिज्म क्या है, क्या समझते हैं, तो आप लोग बहुत जानते हैं क्या है प्लेगरिज्म. कॉपी पेस्ट दूसरों की आइडियाज की चोरी है. यहाँ पे हम इसीलिए कहेंगे कि आइडियाज की चोरी है. और इसके लिए हमारे पास बहुत सा कोई टूल नहीं है. जो मैं बार बार आपसे कहा कि हमारे पास कोई टूल नहीं है. वो लैंग्वेज सिमिलरिटी को डिटेक्ट करने के टूल्स हैं. अब वो एक प्रॉब्लम है. कई बार इसको आप कैसे करते हैं, पैराफ्रेजिंग कर देते हैं. आपको लगता है कि आपने एक तरीका क्या है, आप यूजीसी को देखेंगे तो इन्वर्टेड कामा में रखिए. लेकिन कई बार मैन्युस्क्रिप्ट आप लिखते हैं तो बहुत सारे इन्वर्टेड कामा लगाने में मैन्युस्क्रिप्ट की फ्लो खराब हो जाती है. आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि हर चीज इन्वर्टेड कामा में, हर चीज इन्वर्टेड कामा में है. तो नियम तो ये कहता है कि आप दूसरे का लीजिए तो उसको कोट इन्वर्टेड कामा में करिए, कोट करिए. पहली चीज इसकी क्या है कि आप किसी का काम लीजिए तो उसको कोट करिए, उस रेफरेंस को दीजिए. एकेडमिक राइटिंग और फ्रीलांस राइटिंग में ये अंतर है. आप अखबार में लिखते हैं, आप जो मर्जी जिसका चुरा के लिख दीजिए, आप ही का है. आइडिया तो सबका है. हम तो कहते हैं ना कि अच्छे विचार हर जगह से आने चाहिए. अच्छे विचार हर जगह से आ रहे हैं. कई बार आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये विचार मेरे थे कि दूसरे के थे. तो विदाउट असाइनिंग एनी काइंड ऑफ क्रेडिट यू कंसीडर और यू प्रेजेंट दैट वेरी आइडिया एज योर ओन. उस आइडिया को आप अपने तौर पे प्रस्तुत करते हैं. ये छोटी सी ईमानदारी की उम्मीद होती है. कई बार आप करते भी हैं तो आपसे ये है कि अब आप उसका तरीका क्या है. पैराफ्रेजिंग कोई मतलब नहीं. पैराफ्रेजिंग से आप अगर आपने पैराफ्रेजिंग भी कर दिया और रेफरेंस नहीं दिया तो आप बच नहीं सकते. कैसे चीजों को बचेंगे, बड़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. आप में से बहुत से लोग जो थीसिस लिखते हैं कई चीजों, एक लैंग्वेज की, हमने कहा हमारी लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं है तो है. दूसरी चीज क्या है, हर चीज एक ग्रामर होता है किसी विषय का. मैं आपसे कहता हूं चलिए ठीक है, आज एक कहानी लिखनी है तो आप लिखेंगे कि आज ललित ने खाना खाया. कहानी लिख रहे हैं, एक सेंटेंस आया, ललित जी ने ये लिखा कि आज ललित ने खाना खाया. अब आपको ये चीज लिखनी है तो आप 10 तरीके से इसे मुझे लिख के दिखाइए. 5वें 6वें तक जाने जाते आप यहीं पे आ जाएंगे. अब हम ये तो नहीं लिख सकते ना खाना खाया आज ललित ने. हम उल्टा सीधा नहीं कर सकते. ये ग्रामर होता है किसी चीज का. दूसरी चीज क्या है, अब कोई चीज बहुत अच्छा लिखा हुआ है, किसी ने 4 लाइन की बात 1 लाइन में लिख दी, अच्छे से लिख दी, तो उसे यूज करने और उसको क्रेडिट देने में क्या बुराई है. अगर मैं दे रहा हूं तो इसे प्लेगरिज्म क्यों मानना चाहिए. थोड़ा मोड़ा ये सब बिजनेस की आजकल की प्रॉब्लम है. आजकल आप देखते हैं तमाम तरह की डिटेक्शन टूल जो मैं इनकी बात की, और ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है लैटिन अमेरिका में, खास करके नॉन नेटिव में इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर चीज से आप चीजें तो डिटेक्ट नहीं करते. बायोलॉजी में एक डच महिला है एलिजाबेथ बिक. एलिजाबेथ बिक ने, आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स के
मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई और इन सब चीजें करने के लिए हम तरह तरह के प्लॉट बनाते हैं, जेल करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। एलिजाबेथ बिग ही एक ऐसी महिला थी जिन्होंने तमाम पेपरों में उन चीजों को डिकोड किया कि ये जो इन्होंने यूज किया है ये इनका है ही नहीं, उस पेपर से चुरा के लाए। तो उन्होंने बड़े प्रूफ के साथ एलिजाबेथ, उनका अपना मेथड था, वो ऑथेंटिकेट और ये सब नहीं यूज करती थी। वो प्लेगरिज्म है जहां पे आप ये बता पाए कि हमने किसका रिजल्ट यूज किया, किसका, या अनरिफरेंस्ड अनऑथराइज्ड किसी के आइडियाज को चुरा लिया। तो ये प्रॉब्लम है। बहुत से लोग एग्जैक्टली उन सब चीजों को कर लेते हैं, लेकिन इससे कुछ जेन्युइन भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही है, खास करके जिनकी भाषा नहीं है। अब इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है, आप में से बहुत से लोग आजकल सरकार इस पे जोर देती है, सरकार तो सरकार है, वो कितने तरह से काम करती है। बहुत से नॉन नेटिव आपको गांव में इसी तरह के बहुत से लोग मिलेंगे जिन्हें साइंस आती है लेकिन अंग्रेजी नहीं आती। वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो अपनी बात को कैसे लिखें। हमारे पास उस तरह का, और उस पर आपने ये प्लेगरिज्म का भी घुसा दिया। थोड़ा बड़ा बेचारा काट कूट के चुरा उड़ा के दाएं बाएं से लिख रहा था, आपने इतना ऐसा डरवा दिया कि, तो बहुत से लोग who are good in science, virtually good in science, but not good in languages, they are moving away from mainstream science, जो कि अच्छा नहीं है। साइंस होना चाहिए। हमारे देश में इस सब चीजों पे बहुत जोर है कि साइंस वही कर सकता है जिसको अंग्रेजी आती है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। आइंस्टीन ने अपने सारे पेपर जर्मन में लिखे, वो जर्मन में लिखे, आप उनके पेपर जाके देख लीजिए। ये हमने बना लिया, हमारी थोड़ा पीछे चलने की जो एक बड़ी खास आदत है, वो हम अपने को सुधारते नहीं और दूसरे को गाली देते हैं। गाली मैकाले को देंगे कि मैकाले ने ये किया, मैकाले ने वो किया, मैकाले डिड नथिंग रॉन्ग। लेकिन ये हमको एक लंबे समय का प्रोसेस बनाना है, जहां हम फिर प्लेगरिज्म से सिंपल ये समस्याएं आ रही हैं जो आजकल, और इसके लिए यूजीसी ने रूल बनाया है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये चीज है। एक और इशू है जिसपे आप बहुत बार होते हैं, एक काम आप करते हैं, लेकिन पेपर में नाम पहुंच के जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? सुपरवाइजर। कई बार अब आपका नाम पहला होगा कि अंतिम होगा। कई बार सुपरवाइजर इस चीज को लेकर के आपको, वो बहुत अच्छा और उदार सुपरवाइजर है जो आपको पहला अक्षर बना दे। अदरवाइज करिस्पॉन्डिंग भी खुद हो जाएगा, पहला भी खुद हो जाएगा, बीच में 5-6 लोगों का नाम घुसा देगा। कई बार साइंस में ये सब बहुत आम प्रॉब्लम थी। उस लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, देने मेनी गुड सुपरवाइजर इस बात पे कि ये प्रोजेक्ट मेरा है, तुमको काम दिया हूँ, पैसा दिया हूँ, तुम मेरे को डाटा दे दो, जाओ। डाटा ले लिए, चला गया, बच्चा चला गया। फिर बाद में वो अपने घर द्वार परिवार के साथ बैठ के उसको छाप रहे हैं। ये सब आम बात है। ऑथरशिप इज अ बिग इशू कि कौन ऑथर होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे उसके एस्टैब्लिश्ड कोड हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, पता नहीं मैंने इसमें लिखा है कि नहीं लिखा, इस केवल आप सुपरवाइजर हैं, इससे आप ऑथर नहीं हो सकते। तब आप ऐसे कहेंगे तो कौन आपको पीएचडी कराएगा? कोई आपको पीएचडी नहीं कराएगा कि आप केवल सुपरवाइजर हैं तो आप ऑथर नहीं रहेंगे। तो कहेगा तो आप पीएचडी भी कर लो जाके कहीं पे, जो चीजें हैं। तो ये कुछ नाम्स हैं कि क्या क्या कैसे किया जाए, किसका कंट्रीब्यूशन हो। हाँ, आप मैन्युस्क्रिप्ट करेक्ट करते हैं तो आप ऑथरशिप क्लेम कर सकते हैं। ये बड़ा इशू है। धीरे धीरे, पहले तो लोग डर के मारे बोलते नहीं थे, लेकिन आजकल ये सारी चीजें और इससे जुड़े हुए कई तरह के ऑथरशिप, घोस्ट ऑथर जानते हैं, ऑनरेरी ऑथर। आप पेपर लिखते हैं, ओके, आप में से बहुत से लोगों को पाएंगे कि किसी बड़े आदमी का नाम डाल दो, पेपर छप जाएगा। खास करके जिस जर्नल में भेज रहे हैं, अगर उसके एडिटोरियल बोर्ड का कोई व्यक्ति मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उसका नाम डाल दो, वो पेपर छपवा देगा। ये क्या है? ऑनरेरी ऑथर है। आप स्मार्ट हैं, आप अपना काम चलाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट फंसे, तो आपने दे दिया। एक इसी तरह से तो ये गिफ्ट ऑथर आप कहते हैं। एक्सक्लूजन हमने आपको बता दिया कि जो काम किया है, कुछ समय तक डाटा रख लिया, बाद में उसी का नाम हटा दिया। इस बात पे कि हम प्रोजेक्ट हमारा था, हमने आपको फेलोशिप दी, आप काम करो, डाटा हमको दो, जाओ, हम इत्मीनान से छापेंगे और फिर उसका नाम भी नहीं देंगे। एक्सक्लूजन हो गया।
बहुत से लोग हैं, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, 1500-1600 पेपर छापा उन्होंने। हाँ? पता चला कई इंस्टीट्यूट्स में ये प्रॉब्लम है कि जब तक डायरेक्टर का नाम नहीं डालेंगे पेपर आगे नहीं जाएगा। अब डायरेक्टर ने क्या किया, हम एक्नॉलेज तो कर दिए ना कि फैसिलिटीज देने के लिए डायरेक्टर को धन्यवाद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को धन्यवाद, लेकिन वो जाने नहीं देंगे। दीज आर क्वेश्चन मेजर्स। कई हैं, एक हमारे डिसिप्लिन के एक बड़े नाम थे, उनके पेपर में एक आथर, पता नहीं मजाक में या सही में, उन्होंने कहा कि उनके पेपर में एक नाम होता था पी भालू, तो हम लोग समझते थे कोई होगा। तो मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि वो सही है, लेकिन वो मजाक में कहते थे कि ये पी भालू जानते हो कौन है? तो मेरा कुत्ता, मेरा कुत्ता का नाम पी, वो उनको भी आथर बना देते थे। So these kind of things used to happen कि जिनको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिलना चाहिए वो ना। साउथ में एक लेबोरेटरी थी, उसमें पब्लिकेशन किया, ये आप स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। हजार्डस मटेरियल करके एक जर्नल है, 9 पॉइंट समथिंग उसका इम्पैक्ट फैक्टर है, बहुत से पेपर छापे। चोरी करने में उत्साह बढ़ता जाता है, कभी कभी उत्साह ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा छाप दिए, किसी ने उसको लीक कर दिया, पकड़ गए। अब जब वो सब सारी चीजें हुई तो उन्होंने इनकार कर दिया। इवन जो मैंने कुछ बड़े नाम आपको शुरू में लिए थे, उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि स्टूडेंट क्या लिख के दिया है, मैंने चेक नहीं किया, मैं नहीं जानता। जो सुपरवाइजर है, जो सीनियर ऑथर, मेरे को बताया ही नहीं स्टूडेंट ने। अगर गलती है, बेईमानी है, तो ये सब स्टूडेंट का किया जा रहा है। तो आप स्टूडेंट के तौर पे ऑलवेज बी केयरफुल कि उनको भी शामिल कर लीजिए। इफ यू आर डूइंग बेईमानी देन ऑल्सो इंक्लूड योर सुपरवाइजर, कि देखिए हम ये बेईमानी कर रहे हैं और आपकी जानकारी में ये बेईमानी कर रहे हैं। तो जब हम पकड़े जाएंगे तो दोनों लोग पकड़े जाएंगे, हालांकि सुपरवाइजर इनकार कर ही देगा। तो लास्ट है रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी चीजें होती हैं। आजकल आप में से बहुत से लोग पेपर छापते होंगे, एक और चीज इशू आती है आपके सामने, है ना? 10 मिनट 5 मिनट। तो एक और इशू आता है आपके पास, आपके ईमेल पे बराबर ऐसे आते होंगे, यहाँ पेपर छापिए, वहां पेपर छापिए, रोज मेल पे मेल आपके पास आते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिक्टिव जर्नल्स, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। 1000 दो, 1500 दो, जितना आप दे देंगे ले लेंगे। अभी इधर से भेजेंगे, उधर से एक्सेप्टेंस आ जाएगा। प्रेडिक्टिव जर्नल्स का इश्यूज है। तमाम तरह के ऐसे चीजें हैं। आपको मैं यहाँ पे एमओयू सेल भी देखता हूँ, तो मुझे मलेशिया से एक बार एक फोन आया कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। हमने कहा क्या हमारे साथ करेंगे, हम तो कुछ इतना अच्छा कर नहीं रहे हैं। हमारे मतलब विश्वविद्यालय सर, हम तो अभी उभर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई इतना तो कर नहीं रहे हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे हमारे साथ कोलैबोरेट? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम पब्लिकेशन में आपके साथ रहेंगे और जितने भी पब्लिकेशन के कास्ट आएंगे, ओपन एक्सेस में ये बहुत प्रॉब्लम है, बहुत एक्सुबरेंट कास्ट आपको पे करना है। फ्रंटियर्स के ग्रुप में आप पब्लिश करिए, एमडीपीआई में पब्लिश करिए, $2000। $2000 तो मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, तो मैं कहां से दूंगा? वो इतना ज्यादा मांगते हैं कि आप उतना नहीं दे पाते। तो ये कुछ ऐसे धनी लोग हैं मिडिल ईस्ट में बैठे हुए, इधर बैठे हुए, कि आप मेरा नाम डाल दीजिए पेपर में, मैं पे कर दूंगा, मैं आपकी जगह पे। तो बिन बिन फार्मूला हो गया, मेरा जब पेपर भी बढ़िया जगह छप गया, पैसा भी मेरा नहीं लगा, अगले को पैसा देके पेपर मिल गया। तो आजकल ऐसी चीजें बहुत हो रही हैं। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, इस तरह की चीजें कि आप इतना पैसा दीजिए, ये चीज दीजिए, ये करिए, वो करिए, हम आपका पेपर छाप देंगे। होता है, हमने फिर मैं दोहराता हूँ, ये कुछ नया नहीं है, सब आप जानते हैं और हमें से बहुत से लोग करते भी। तो इसीलिए अगर आप खुद को समझा पाए कि हम नहीं करेंगे तो इसी का कोई मतलब है, अदरवाइज कोई चीजों का। ये एक केस है एवल्किना 2000 एनालाइज्ड ड्यूरिंग 2019 to 21 more than 100 authorship offers
that together were worth more than 5.5 6.5 million US डॉलर। एक रशियन वेबसाइट पे उन्होंने लोगों से पैसे लेके इतने ऑथरशिप बेचे कि आप हमारे में ये हो जाइए, ये हम आपको दे रहे हैं। ऐसे भी आजकल ये पेपर छप रहा है, ऑथरशिप अवेलेबल है, इतना देंगे तो आप ऑथर हो जाइए। और आजकल जो हालांकि उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, क्या कहते हैं आजकल चैट जीपीटी और ये सब जिन्होंने लिखने को थोड़ा आसान बना, हालांकि उसके डिटेक्शन टूल है चैट जीपीटी, और उससे लिखेंगे तो जो बढ़िया जर्नल वाले हैं वो पकड़ लेते हैं कि चैट जीपीटी से। तो इस तरह की भी हरकतें हो रही हैं पब्लिकेशन में, और ये आज चीजें हैं। कुछ और केस हैं कि देख ये क्या है, कई बार आपने ये सलामी है, इमलाज है, डुप्लीकेट्स हैं, एक ही पब्लिकेशन को इधर छापा फिर थोड़ा बड़ा इधर करके उधर छाप दिया है। आपके पास आपने बड़ा काम किया, लंबा डाटा है, आपने पूरे और एक्सक्लूसिव डाटा को नहीं यूज करके एक छोटा सा पोर्शन कि इससे हम 4 पेपर छापेंगे, भले कोई मीनिंग कन्वे हो या ना हो, तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में काटते हैं, तो इसको सलामी और इमलाज बोलते हैं। इसमें एक अंतर इमलाज में थोड़ा पुराने वाले में थोड़ा सा नया जोड़ देते हैं, फिर एक नया बन गया, नया पेपर बन गया। तो हम आजकल ये सब भी काम कर रहे हैं पब्लिकेशन के लिए, और ये सब अनइथिकल है। अब हम लास्ट हिस्से पे आ जाते हैं कि इसको रोकने के लिए यूजीसी ने 2018 में ये रेगुलेशन किया, यूजीसी रेगुलेशन सिंपली 2018, जहां पे प्लेगरिज्म, एकेडमिक इंटीग्रिटी, इन सब चीजों को डिफाइन किया गया है। आप सबको इसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए। आजकल आप थीसिस लिखते हैं तो उसको आपके यहाँ एक कमेटी होती है हर जगह रिसर्च के लिए, ये उनको भी जानना चाहिए कि कैसे सर्टिफिकेट इश्यूज करने चाहिए। कई बार होता है जैसे ये सब प्लेगरिज्म और उसमें समस्याएं कहाँ पे आती हैं। सोशल साइंस में बहुत से लोग सेकेंडरी डाटा यूज करते हैं। सेकेंडरी डाटा, मान लीजिए आप जनसंख्या आधारित कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप लिखे हुए बड़े ईमानदारी से आपने लिखा हुआ है कि सेंसस इतने का ये टेबल हमने यूज किया है, डालेंगे वो दिखाएगा ये काफी। अब ये उस कमेटी का दायित्व है कि चूंकि इजी ऑथर ने ये लिखा हुआ है कि ये हमने यहां से लिया हुआ है, फुल क्रेडिट दिया हुआ है, लेकिन चूंकि वो डिटेक्शन टूल इस तरह का है कि वो उसको पकड़ेगा, तो ये कमेटी का काम है कि उसको हिस्से को हटाए कि नहीं ये प्रॉपर इन्होंने क्रेडिट दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई है। आप थीसिस लिखते हैं, कई बार आपने पेपर छाप लिया है, फिर आप थीसिस लिखते हैं, तो जो आपने पेपर छापा है उसको यूज करते हैं, तो जैसे आप यूज करेंगे वो फिर दिखाएगा कि ये देखिए ये प्लेगरिज्म है, आप ही के काम का प्लेगरिज्म दिखाएगा। तो इसीलिए कमेटियां बनाई गई हैं जो प्रॉपर देख करके कि ये इसी काम का हिस्सा है, इसको छापा, तो एक्सक्लूजन के चीजें बनाई गई है कि कैसे इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए जिससे स्टूडेंट पे अननेसेसरी बर्डन न पड़े। आप जब डिटेक्ट करें तो कैसे कितने वर्ड की लिमिट डालें, क्या डालें, ये सारी चीजें इस रूल एंड रेगुलेशन में डिफाइंड है, आपको आनी चाहिए। ये भी देखिए बहुत से लोग हैं, आपसे मांगा जाएगा थीसिस दीजिए, साथ में ये भी कहा जाएगा कि डेडिकेशन से लेके रेफरेंस तक दीजिए। डेडिकेशन क्या करेंगे, कुछ तो आपके थीसिस में कॉमन हिस्से होते हैं ना, जो डिफरेंट फॉर्मेट हैं उसकी लैंग्वेज तो वही होती है। अब IGNTU तो IGNTU ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि ललित जी साइकोलॉजी में जमा करेंगे, मैं बॉटनी में जमा करूंगा तो बदल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो मैं आपको क्या देना है डिटेक्ट, उसके लिए केवल टेक्स्ट भेज दो, टेक्स्ट को एनालाइज करिए, रेफरेंस मत एनालाइज करिए, अदरवाइज 2% का प्लेगरिज्म 40% प्लेगरिज्म में आ जाएगा। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है कि अगर ऑल कोट वर्क प्रोड्यूस परमिशन के साथ है उसको हटा दीजिए, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, ये सब हटा दीजिए। जेनेरिक टर्म ये आप बहुत पाते हैं, आपने लिखा एज पर मिश्रा इटाल, अब वो पकड़ लेगा, मिश्रा पकड़ लिया तो मिश्रा तो मिश्रे रहेंगे, किस बदल जाएंगे थोड़े नहीं, यहाँ हटा देंगे कि नहीं ये नहीं होता। तो जेनेरिक आइटम्स,
स्टैंडर्ड सिंबल्स एक्सेट्रा, ये सबको हटा के आपको देना है चेक करने के लिए। और ये सब सिमिलरिटी ये है कि अगर 60 पे हैं तो आपकी तीसरी रिजेक्ट हो जाएगी। आप तो बी श्योर ये सब सारी चीजें, इसकी नौबत इसलिए नहीं आती क्योंकि आप पहले ये टेस्ट चेक करा के तभी थीसिस जमा करते हैं। तो ये सब चीजें, तो ये यूसी का रूल है, आपको जानना चाहिए। ये पेनाल्टीज क्या क्या है, तो ये सब पेना इतने से इतने की सिमिलरिटीज पे क्या होगा, इतने सिमिलरिटीज पे क्या होगा। तो दीज आर रूल्स, यू कैन इजीली डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट एंड यू कैन गो थ्रू इट एंड ट्राई टू फॉलो, सिंपल। इसी तरह से पब्लिकेशन एथिक्स को लेकर के हम लोग क्या है, ये ओपे गाइडलाइंस आप बोलते हैं कि इसको फॉलो करना होता है। आजकल आप जर्नलों में सबमिट करते हैं तो यू हैव टू टिक आउट सो मेनी थिंग्स कि ये किया, हाँ ये किया, ये किया, ये किया, सब चीज टिक आउट करना पड़ता है। तो ये भी गाइडलाइन है, आप चाहें तो इसको पढ़ें कि एथिकल पब्लिकेशन कैसे किया जाए, तो गाइडलाइंस हैं। ये सारी चीजें हैं, इसको आप छोड़ दीजिए।